आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, वो है मेटाबोलाइट। क्या है? मेटाबोलाइट। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मेटाबोलाइट। क्या होते हैं मेटाबोलाइट? वैसे इनके नाम से ही कुछ आइडिया आपको लग जाएगा। मेटाबोलाइट इज समथिंग रिलेटेड टू मेटाबॉलिज्म। तो हमने पहले तो नाम यही सोच के रखा था कि ऐसे केमिकल्स जिनका मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई रोल होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट बोलते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में, ऑल दोज केमिकल्स विच हैज रोल इन मेटाबॉलिज्म। या मेटाबॉलिज्म के अंदर कोई ना कोई रोल होगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मेटाबोलाइट बोलेंगे। बट सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें मेटाबोलाइट की, तो इसको हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं आज के टाइम पे। एक होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। कौन से? प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरे क्या मिलेंगे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगर मैं बात करूं प्राइमरी मेटाबोलाइट की, तो ऐसे मेटाबोलाइट या वो केमिकल्स जिनका हमारी फिजियोलॉजी, ग्रोथ और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल हो। मतलब हमारी ग्रोथ के लिए इसेंशियल हो, हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए क्या हो? ज़रूरी हो, और हो सकता है हमारी डेवलपमेंट में भी क्या हो? उनका कुछ न कुछ रोल हो। तो मतलब सिंपल शब्दों में इनका क्या होगा? रोल होगा, रोल इन फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो किसी ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में या फिजियोलॉजी में जिनका रोल होता है, उन्हें प्राइमरी मेटाबोलाइट बोलते हैं। अच्छा सुनना एक और बात, प्राइमरी मेटाबोलाइट को एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ऐसे केमिकल्स जिसके फंक्शंस नोन हो, हम जानते हो। जैसे अगर बात करूं प्राइमरी मेटाबोलाइट में आता है क्लोरोफिल। आपको पता है क्लोरोफिल का काम क्या होता है? टू ट्रैप दी लाइट। हीमोग्लोबिन क्या काम होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। एटीपी क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना। तो मतलब ऐसे केमिकल्स जिनके रोल आपको पता हो, वो सब क्या होते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट के अंदर आते हैं। तो मतलब हैव नोन फंक्शन, यानी इनके फंक्शन हमें यूजुअली पता होते हैं। अब कुछ केसेस में हो सकता है ये क्या प्रोवाइड करे? एनर्जी। जैसे मैंने बताया ना, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो मे प्रोवाइड एनर्जी, मे प्रोवाइड एनर्जी। और अगर हम प्राइमरी मेटाबोलाइट की बात करें, एक बड़ा कॉमन एग्जांपल है क्लोरोफिल। इसका काम क्या होता है? लाइट को ट्रैप करना। जबकि अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, तो इसको मैं ऐसे कॉपी करके इधर ऐसे पेस्ट कर सकता हूं। ठीक। और सिर्फ क्या चेंज करना है? यहाँ लिखना है नो रोल। यानी कोई रोल नहीं होगा फिजियोलॉजी में, ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, इनका। ठीक। और यहाँ मैंने क्या लिखा है? नॉन फंक्शन। तो नॉन की जगह अननोन लिख देंगे बस। तो भैया यहाँ क्या लगा देना? अननोन फंक्शन। और ये जो मे प्रोड्यूस एनर्जी है, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। अगर हम बात करें सर इसका फंक्शन नोन नहीं है, और जो है ये ग्रोथ डेवलपमेंट में रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर ये किसी एनिमल या ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहें या ना रहें, इस बात से उस ऑर्गेनिज्म में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तरीके से समझो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है या बाई प्रोडक्ट है किसी भी एनिमल का, जो उसकी डेवलपमेंट में कोई रोल प्ले
नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है, उसकी बॉडी के जो मैकेनिज़्म है या प्रोसेस है, उसके दौरान ये केमिकल्स बन रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे प्लांट कुछ ड्रग्स बनाते हैं। अक्सर जितनी भी ड्रग्स आप देखते हो, वो सब के सब प्लांट से ऑब्टेन होती हैं। कुछ अगर बात करूँ, एक ड्रग्स है जो आपको पढ़नी है, एलएसडी, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, ये फंगस से मिलती है। इसके अलावा जितनी भी ड्रग्स आपने रियल लाइफ में नहीं, अगर फ़िल्मों में ही नाम सुना होगा, हेरोइन हो गया, मैरिजुआना हो गया, चरस हो गया, अफ़ीम हो गया, गांजा हो गया और ये सब कोकीन हो गया, ये सब ड्रग्स कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से ही मिलती हैं। अगर ये ड्रग्स प्लांट ना बनाएँ, तो क्या प्लांट का जीवन नहीं चलेगा? बिल्कुल चलता है उसका जीवन। ये ड्रग्स क्यों बना रहा है? प्लांट अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना रहा है, ताकि अगर कोई प्रेडेटर आके प्लांट को कंज़्यूम कर रहा है, तो इन ड्रग्स की वजह से उस प्रेडेटर के बॉडी के ऊपर कई सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट होंगे, जिसके बाद शायद वो प्रेडेटर ये सोचे कि दोबारा मुझे इस प्लांट को खाना नहीं है। तो प्लांट ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। प्लांट के लिए वो ड्रग्स उसकी डेवलपमेंट में, उसकी फिजियोलॉजी में, उसकी बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग में कोई रोल नहीं था। बट ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, प्लांट ने प्रोटेक्शन के लिए बनाया था, लेकिन आज के समय में हम क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अलग-अलग जगहों पर। जैसे बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, अच्छा बताऊँ, जो आप पढ़ते हो चाहे चरस, गाँजा, अफ़ीम, मैरिजुआना जो नाम लिया मैंने, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर इसको आप बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना जो है एक लिमिटेड डोज़ के जितना मर्ज़ी उतना अपनी मर्ज़ी से लिए जा रहे हो, तो ये ड्रग्स का मिसयूज़ होता है। इस केस में आपको नुकसान मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी को लिमिटेड क्वांटिटी में डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लोगे, तो वो किसी बीमारी को आपकी ट्रीट कर देंगे। मतलब जो ड्रग्स प्लांट बना रहा था जिसके किसी काम का नहीं था, उसको हम अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी भी ड्रग्स का ह्यूमन वेलफेयर में इस्तेमाल हो रहा हो, किसी केमिकल का इकोलॉजिकल वेलफेयर में इस्तेमाल हो रहा हो, बट वो प्लांट या एनिमल के लिए क्या थे? वेस्ट थे, उनके किसी मतलब की चीज़ नहीं थी। ठीक है ना? तो मतलब इसकी क्या होती है? इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, और ये कई बार यूज़ होते हैं कहाँ? इन ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमन वेलफेयर में भी ये इस्तेमाल हो जाते हैं। ये सब क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब एनसीईआरटी ने सेकेंडरी मेटाबोलाइट की एक टेबल बना रखी है, और वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आती है। ठीक है ना? तो इसको अगर नोट डाउन कर लिया है, तो अगले पेज पे चल रहा हूँ और वो टेबल आप लोगों को ड्रॉ करनी है। ठीक है? कर लिया? हाँ। तो ये जितने भी केमिकल्स आपको दिख रहे हैं, ये सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट हैं, और अक्सर इसमें से कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं पेपर में, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं बोलूँ, तो ये नीट एग्ज़ाम में पिछले 2 सालों से हर बार पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें, तो सबसे पहले पिगमेंट्स, जैसे मैंने बोला क्लोरोफिल का अपना एक इम्पोर्टेंस था, पिगमेंट तो वो भी है, लेकिन वो लाइट को ट्रैप कर रहा है। ऐसे कुछ पिगमेंट और मिलते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट में आते हैं। अब मेरी बात सुनना, आप आगे चैप्टर्स में बहुत सारी जगहों पर कैरोटीनॉइड पढ़ोगे। एक पिगमेंट है, जिससे ऑरेंज, येलो अलग-अलग कलर प्रोड्यूस होते हैं। एंथोसाइनिन ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। तो अगर साइनिन मतलब ब्लू कलर है, कैरोटीनॉइड है, तो याद रखना ये कलर प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें हैं। ऑब्वियसली कैटेगरी कौन-सी होगी इनकी? पिगमेंट। एल्कलॉइड, एल्कलॉइड में ड्रग्स आते हैं, जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया। मॉर्फिन जो है हेरोइन जो होती है मॉर्फिन से ही बनती है। जब मॉर्फिन का हम एसिटाइलेशन करते हैं, तो जाके हेरोइन बनती है। एंड मॉर्फिन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब सर्जरी वगैरह होती है ना, तो एज ए एनेस्थीसिया इस्तेमाल करते हैं मॉर्फिन का, क्योंकि पावरफुल पेन किलर का काम करती है मॉर्फिन।
तो मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, ये क्या है? ड्रग्स हैं, जो अल्कलॉइड बोलते हैं। टारपिनॉइड्स, नाम याद रखने में मोनोटारपिन्स एंड डायटारपिन्स। तो भैया टारपीन लास्ट में आ रहा है तो कैटेगरी का क्या नाम क्या है? टारपिनॉइड्स। अगर हम एसेंशियल ऑयल की बात करें तो लेमन ग्रास ऑयल हो गया, एसेंशियल ऑयल की कैटेगरी के अंदर आता है। टॉक्सिन में याद रखना है एब्रिन एंड राइसिन, सुना जानते हैं। जैसे यहाँ मोनोटारपिन, डायटारपिन आपको देख के पता चल जा रहा है कि किस कैटेगरी में आएगा। ये पेपर में नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको देख के कैटेगरी पता चल जा रही है ना। पिगमेंट भी लगभग पता चल जाता है तो नहीं पूछते हैं। टॉक्सिन पूछते हैं, एब्रिन एंड राइसिन। इससे नाम से नहीं बदल रहा है कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, इसलिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम बात करें लेक्टिन, कॉनकैवलिन, इससे देख के नहीं पता चल रहा है कैटेगरी क्या होगी इसकी। अच्छा पूछते क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जो है टॉक्सिन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लेक्टिन। तो ऐसे ड्रग्स में आते हैं। या कई बार पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनमें से कोई भी लिस्ट में हो सकता है। तो यहाँ से कॉनकैवलिन से भी अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ड्रग्स में बात करें तो विनब्लास्टिन हो गया, जो है कुरक्यूमिन हो गया, ये सब जो है कहाँ आते हैं? ड्रग्स की कैटेगरी में आएंगे। और पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमर का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारे मोनोमर को आपस में जोड़ करके बना देते हैं तो पॉलीमर बनता है। और पॉलीमर में आपका रबर है, गम है, सेलुलोज है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादातर क्वेश्चन टॉक्सिन से आएंगे, लेक्टिन से आएंगे, और ये ड्रग्स वाले से आएंगे। यही तीनों ज्यादातर पूछ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल बनानी है, फटाफट इसको ड्रॉ करो। तो आगे चलते हैं हम। अगर हम बात करें, अब हेडिंग डालोगे आप लोग, कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं बच्चे, तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, सबसे पहले सारे मोनोसेकेराइड यानी मोनोमर की बात की है। एनसीईआरटी ने पहले कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड समझा दिया है। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोटीन अमीनो एसिड के बने होते हैं, तो अमीनो एसिड एक्सप्लेन कर दिया है। एंड देन उसके बाद जो है इन्होंने पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, मतलब जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उसको अलग से सेपरेटली पढ़ाया है, और बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को अलग से सेपरेटली पढ़ाया है, ठीक है ना। तो हम वैसे नहीं कर रहे हैं। हम अगर कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो माइक्रोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन है वो भी, और उसका जो मैक्रोमोलिक्यूल्स वाला पोर्शन है वो भी, यानी दोनों साथ में ही पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया है तो कार्बोहाइड्रेट पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी है वो पूरा पोर्शन इसका एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात कि सर कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट में दो शब्द मिल रहे होंगे, एक मिल रहा है कार्ब और एक मिल रहा है हाइड्रेट, ठीक। तो इसका मतलब होता है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। क्या होता है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या हुआ कि भैया कार्बन के साथ क्या होगा? वाटर। तो कार्बन है और क्या हुआ? H2O। अगर हम बात करें जनरल फार्मूला की, यहाँ Y लगा देते हैं और यहाँ X लगा देते हैं, तो ये बन जाता है जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या बन जाता है? जनरल फार्मूला। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ग्लूकोज का फार्मूला लिखूं तो आप सबको पता है C6H12O6। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? C6H2O का होल 6। सही बात है। तो मतलब जनरल फार्मूला के फॉर्म में मैंने लिख दिया। अच्छा अगर हम बात करें तो कुछ कुछ जगहों पर आपको इसका जनरल फार्मूला ऐसे भी मिलेगा, CnH2nOn। अभी देखो, अगर n की वैल्यू 6 है तो कार्बन 6 होंगे, हाइड्रोजन 12 होंगे, और ऑक्सीजन कितने होंगे? 6 होंगे। ये भी जनरल फार्मूला है, लेकिन सुनना ध्यान से, आप जब क्लास 12th में चले जाओगे तो बायो में तो नहीं बताते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आपको जाके पता चलेगा कि ये जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमेशा इस जनरल फार्मूला को फॉलो करे। हो सकता है कुछ कार्बोहाइड्रेट इस जनरल फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, पर जब तक आप बायो पढ़ रहे हो तब तक आपका काम चलता रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, कि भाई हमें पता चला कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला ये है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं। और जनरली कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होगा? ये ऐसे कंपाउंड हैं
जिसमें मेनली आपको क्या मिलेगा कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यानी इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगा डेफिनिटली। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कार्बन मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक। और अगर आप केमिकली कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करोगे, अभी तक तो हमने समझा कि भैया शब्द का क्या मतलब था। बट अगर मैं कार्बोहाइड्रेट को केमिकल डेफिनेशन दूँ इसकी, तो क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट आर आर पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। यानी कार्बोहाइड्रेट हैं क्या? पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे क्या होंगे? अभी तो आप लोगों ने ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, इसलिए थोड़ा-सा मैं यहाँ बता रहा हूँ। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्लास 10th में इतना तो थोड़ा जानकारी होगी, ओएच यानी बहुत सारे ओएच होंगे, अल्कोहल वाला ग्रुप। एल्डिहाइड अगर आप लोगों को याद हो, तो होता है सीएचओ। इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन और एक बॉन्ड इसका ये। इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं। और ये वाला जो कीटोन है, इसको अगर आपको याद हो, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन होते थे, मतलब एल्कीन ओ जो है सॉरी एल्कीन कह रहा हूँ, जो है अल्काइल ग्रुप होता था। क्या होता था? अल्काइल ग्रुप होता था। ठीक। तो आपको थोड़ा फंक्शनल ग्रुप पहचानने आना चाहिए कि ये कीटोन है और ये वाला क्या है? एल्डिहाइड है। ये वाला कीटोन और ये वाला क्या है? एल्डिहाइड है। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के पास क्या हुआ? फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हुआ। ठीक है ना? चलिए मेरे पास क्या है? एक कार्ब है विद फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। फंक्शनल ग्रुप कौन सा उसका? एल्डिहाइड है। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोलते हैं एल्डोज। क्या बोलते हैं? एल्डोज। और अगर किसी कार्बोहाइड्रेट के अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो कीटोन हो जाए, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं कीटोज। क्या बोलते हैं इसको हम? कीटोज बोलते हैं। अगर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो एल्डोज और कीटोन है तो कीटोज। अच्छा, अगर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो आपने नाम सुना हुआ है। जैसे अगर कीटोज की बात करो तो फ्रक्टोज जो है एक कीटोज है। यानी फ्रक्टोज के केस में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन होता है। तो अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूँ तो क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज एग्जाम्पल है कीटोज का। और अगर आप एल्डोज का एग्जाम्पल लिखोगे तो ग्लूकोज एग्जाम्पल है किसका? एल्डोज का। ग्लूकोज भी नाम आपने सुना होगा, ग्लूकोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है। वेर एज इन फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? कीटोन। और आपको पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? और फ्रक्टोज का क्या होता है? C6H12O6। सेम फॉर्मूला होता है। एक इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर जो थोड़ा-सा टॉपिक टेढ़ा सा है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में अगर हम बात करें, तो आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखोगे कि C6H12O6 आप तक अभी तक जानते आ रहे थे कि ये क्या है? ग्लूकोज का फ़ॉर्मूला है। यही सेम फ़ॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है और यही सेम फ़ॉर्मूला गैलेक्टोज का भी होता है और यही सेम फ़ॉर्मूला जो है मैनोज़ का भी होता है और ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। मतलब यहाँ कौन-सी कार्बोहाइड्रेट होगी, ये किस पे डिसाइड नहीं हो रहा है, फ़ॉर्मूले से नहीं, स्ट्रक्चर से डिसाइड हो रहा है कि किसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसके हिसाब से अलग-अलग कार्बोहाइड्रेट हैं। तो यानी यहाँ स्ट्रक्चर पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो अगर बात करूँ तो एनसीईआरटी ने बहुत ज़्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर पे बात नहीं की है, बट ये जो है आपको क्लास 12th में मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा बहुत और हमें थोड़ी-सी ज़रूरत पड़ती है क्लास 12th की बायो में। इसलिए हम थोड़ा-सा स्ट्रक्चर में जाएँगे, ठीक? बट पहले इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। थोड़ा फास्ट करना हाँ। तो आगे चलते हैं, आप सुनना।
कार्बोहाइड्रेट के लिए एक और हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चे, सैकराइड। आपको पता है ये वर्ड लिया गया है सैकरॉन से। किससे लिया गया है? सैकरॉन। और इसका मतलब होता है स्वीट। क्या मतलब होता है? स्वीट। और कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड वर्ड से भी यूज़ करेंगे। मतलब अगर कहीं लिखा हुआ मोनोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, मतलब आप बात किसकी कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हो। ठीक है ना? अब सुनना ध्यान से, ऐसे कार्बोहाइड्रेट कार्ब्स व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में सॉल्युबल हो और साथ-साथ में एंड स्वीट इन टेस्ट, उनका टेस्ट कैसा हो? स्वीट हो। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर बोलते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? शुगर। अगर आपसे पूछे भैया ग्लूकोज़ शुगर है क्या? बिल्कुल है। आपने ग्लूकोज़ को पानी में डिसॉल्व किया होगा, हो जाता है और टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है। इसलिए ग्लूकोज़ को हम क्या बोल सकते हैं? शुगर भी बोल सकते हैं। बट मुझे बताओ, क्या ये ज़रूरी है कि सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर हों? नहीं ना। भाई जो कार्बोहाइड्रेट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं या जिनका टेस्ट स्वीट नहीं है, वो शुगर नहीं कहलाएँगे। तो इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑल कार्बोहाइड्रेट क्या हो? स्वीट हो। ऑल कार्ब्स आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। सब नहीं है। इसका मतलब सारे के सारे शुगर भी नहीं कहलाएँगे। सारे के सारे एक। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि सारे कार्बोहाइड्रेट स्वीट टेस्ट में हो और सारे वाटर में सॉल्युबल हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए सारे कार्बोहाइड्रेट को हम शुगर नहीं बोलते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो शुगर हो, तो आप क्या बोल सकते हो? ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़, ये सब क्या होते हैं? शुगर कहलाते हैं। ठीक, अब सुनो, यहाँ तक की तो बात हो गई। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट भाई साहब 3 तरीके के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। पहले तो मोनोसैकेराइड, दूसरे ओलिगोसैकेराइड और तीसरे पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और तीसरे क्या होते हैं? पॉली। अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड में, तो याद रखना है सिंपलेस्ट शुगर है। मतलब जिसको आप फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। भैया आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट था, उसको तोड़ते फाइनली आपने सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिली और जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसी को हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। जैसे ग्लूकोज़, फ्रक्टोज़ जो एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हो, ये सब क्या है? मोनोसैकेराइड है। आगे और भी एग्ज़ाम्पल अभी पढ़ेंगे हम। ओलिगोसैकेराइड में जाते हैं, तो ऑन ब्रेक डाउन, यानी आप इसको जब ब्रेक करोगे या ऐसे लिखो, पॉलीमर ऑफ पॉलीमर ऑफ 2 टू 10 मोनोसैकेराइड, यानी 2 से 10 मोनोसैकेराइड अगर आप जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा? ओलिगोसैकेराइड। मतलब जो डाइसैकेराइड है, वो ओलिगोसैकेराइड का ही एक टाइप होगा, अंदर होगा, ठीक है ना? ओलिगोसैकेराइड के अंदर ही। अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें, तो ये पॉलीमर होता है किसका? पॉलीमर ऑफ मोर देन मोर देन 10 टू 1000, यानी 1000 से ज़्यादा हो सकता है, 10 से ज़्यादा, 10 से लेकर के 1000 तक। वैसे अगर बताऊँ मैं, तो कई सारे ऐसे भी पॉलीसैकेराइड होती हैं, जिसके अंदर 2-2 हज़ार यूनिट्स होती हैं, मोनोसैकेराइड की। तो पॉलीसैकेराइड अगर 10 से ज़्यादा हो, तो या 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो, 5000 हो, सब कहाँ आएँगे? पॉलीसैकेराइड में आएँगे। ठीक, और सुनो, अगर हम बात करें अगले पे चलो, नोट कर लिया इतना?
अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड के बच्चे, तो मोनोसैकेराइड हमारे पास इसकी भी वैरायटी होती है भाई साहब, मोनोसैकेराइड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास मोनोसैकेराइड अलग-अलग टाइप के होते हैं। पहला ट्रायोज, क्या बोलते हैं? ट्रायोज। दूसरा है भाई साहब टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। ट्रायोज का मतलब होता है 3 कार्बन, टेट्रोज का मतलब भैया 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होगा, पेंटोज मतलब 5 कार्बन का होगा और हेक्सोज का मतलब कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे। मतलब ये डिवीजन हमने किसके बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पर। अब सुनना, अगर हम बात करें तो मिनिमम 3 कार्बन होते हैं और 3 कार्बन के हमारे पास 2 एग्ज़ाम्पल हैं। और सुनना, जो भी मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आप इस चैप्टर में ढूँढने की कोशिश मत करना, नहीं मिलेगा आपको। लेकिन कुछ भी मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं बता रहा हूँ। आप जब आगे पढ़ोगे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, तो आपको ये सारे नाम वापस से वहाँ देखने को मिलेंगे, अलग-अलग चैप्टर में। तो डीएचएपी और पीजीएएल, ठीक है ना? डीएचएपी का फुल फॉर्म क्या होता है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक। अगर हम बात करें पीजीएएल का, तो इसका होता है फुल फॉर्म फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। फॉस्फो ग्लिसरॉल्डिहाइड। 4 कार्बन की अगर बात करूं, इसका एग्जांपल है एरिथ्रोज। अगर आप ये नहीं भी याद रखोगे तो चल जाएगा, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप मार सकते हो, पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें 5 कार्बन, तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल मिलेगा राइबोज। अब बताओ, आपने डीएनए का नाम सुना है और आरएनए का नाम? तो डीएनए के नाम में क्या आता है? डीऑक्सीराइबोज। और आरएनए में क्या आता है? राइबोज। तो ये डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर पढ़नी है, तो मतलब ये शुगर भी जानना पड़ेगा। तो डीऑक्सीराइबोज और राइबोज कितने होते हैं? 5 कार्बन की शुगर होती है। और अगर मैं 6 कार्बन पे जाऊँ, तो जो हमारे सिलेबस में है वो है एक फ्रक्टोज और दूसरा क्या है? ग्लूकोज। एक क्या है? फ्रक्टोज है और दूसरा क्या है? ग्लूकोज। क्लियर बात? कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक? हाँ भाई, सबको क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ, ऑनलाइन तुमको कोई दिक्कत? ओके, तो यहाँ तक हो गया हो तो आगे चलते हैं। ये 2 शुगर के बारे में हमें एनसीईआरटी ने दे रखा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं दे रखा है। सिंपल शब्दों में अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ, तो ग्लूकोज में ये होता है कार्बन नंबर 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होता है? कार्बन नंबर 1। ये होता है कार्बन नंबर 2, ये होता है कार्बन नंबर 3 और ये होता है कार्बन नंबर 4 और ये होता है कार्बन नंबर 5 और एक बाहर है कार्बन नंबर 6। यानी टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। लेकिन सुनना एक बात, यहाँ एनसीईआरटी ने बस एक ही ग्लूकोज बना रखा है। ग्लूकोज की 2 वैरायटी होती हैं, एक अल्फा होती है और एक बीटा होती है। एनसीईआरटी में नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। बट सुन लो मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर ये OH नीचे है, फर्स्ट कार्बन पर अगर OH नीचे की तरफ है, तब इसको अल्फा बोलते हैं। यानी नाम क्या होगा इसका? अल्फा ग्लूकोज। क्या नाम होगा? अल्फा ग्लूकोज। अगर यही OH ऊपर चला जाता, तो इसको बोलता बीटा ग्लूकोज। मतलब अगर हम C1 पर OH जो है वो लोअर साइड में है, तो क्या बोलते हैं? अल्फा।
अगर C1 यानी कार्बन नंबर 1 पर OH जो है वो अपर साइड में है, तो इसको क्या बोलते हैं? बीटा ग्लूकोज बोलते हैं। क्या हुआ? नहीं, नहीं, एक तरफ। हाँ, मतलब बस यही सिर्फ़ मैं कह रहा हूँ फर्स्ट कार्बन मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? बीटा और नीचे है तो क्या है? अल्फ़ा और कुछ नहीं। इसके अलावा और कहीं कोई चेंज नहीं होगा, सब कुछ वैसे ही रहेगा। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो, तो ये है क्या? राइबोज़। अगर हम बात करें 5 कार्बन का होता है, तो 5 कार्बन का तो ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया और ये कार्बन नंबर 3 हो गया, ये कार्बन नंबर 4 हो गया और एक बाहर दिख रहा है कार्बन नंबर 5। आपको बस यहाँ राइबोज़ बना रखा है, डीऑक्सी मैं बना रहा हूँ, ये भी ड्रॉ करना है आपको। हाँ, आप सुनना ध्यान से, ये अगर स्ट्रक्चर देख रहे हो, तो ये राइबोज़ की तरह ही तो है, बिल्कुल सेम। फ़र्क क्या होगा देखो डिफरेंस। अगर मैं बात करूँ तो C1 कौन है? ये वाला, ये फर्स्ट C1, ये वाला क्या है? C2। जब आप C2 पे पहुँचोगे वहाँ से एक O गायब कर दो, सिर्फ बचेगा H। क्या बचेगा? H। अब बताओ राइबोज़ में से मैंने क्या रिमूव किया है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन रिमूव करने की वजह से बोलते हैं डीऑक्सी यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और है तो ये राइबोज़ ही ना, इसलिए क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोज़। ठीक है ना? और डीऑक्सीराइबोज़ कहाँ मिलता है? डीएनए के अंदर मिलता है। व्हेरेज़ राइबोज़ कहाँ मिलता है? आरएनए के अंदर देखने को मिलता है। ये तीनों शुगर बनाओगे। इसके अलावा और कुछ शुगर की स्ट्रक्चर नहीं बनवाने वाला हूँ। बनाने के लिए तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रक्चर हैं, बट वो क्लास 12 की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो आगे चल रहे हैं। अब सुनना, कार्बोहाइड्रेट में जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी आ रही है, वो है ओलिगोसैकेराइड। क्या है? ओलिगोसैकेराइड। क्या है? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड में जैसे कि मैंने बताया ही, इसमें कितनी यूनिट्स होती हैं मोनोसैकेराइड की? 2 से लेकर के 10 यानी 2 टू 10 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। इतने अगर आप जोड़ दोगे तो जाके क्या बनेगा? ओलिगोसैकेराइड 2 से लेके 10 तक। अगर 2 यूनिट जुड़ी हो तो उसे क्या बोल देंगे? डाइसैकेराइड। तो हमें इन ओलिगोसैकेराइड के अंदर जो एग्ज़ाम्पल्स पढ़ने हैं बच्चे, वो डाइसैकेराइड के हैं। सुनना जानते हैं कौन-कौन सी चीज़ें? एक आपको आइडिया होना चाहिए सर माल्टोज़ किसका बना होता है? एक आइडिया होना चाहिए कि सर लैक्टोज़ किसका बना होता है? और एक आइडिया होना चाहिए सर सुक्रोज़ किसका बना होता है? बस और कुछ नहीं। अगर हम माल्टोज़ की बात करें, तो माल्टोज़ बना होता है ग्लूकोज़ प्लस ग्लूकोज़ मतलब ग्लूकोज़ के साथ ग्लूकोज़ जोड़ रहे हैं। अगर हम लैक्टोज़ की बात करें, तो ग्लूकोज़ प्लस गैलेक्टोज़ इन दोनों से बनता है लैक्टोज़। और अगर हम बात करें किसकी? सुक्रोज़ की, तो सुक्रोज़ बनता है ग्लूकोज़ प्लस फ्रक्टोज़, ग्लूकोज़ प्लस फ्रक्टोज़। क्योंकि अगर आप देख रहे हो, तो ये सारे के सारे 2-2 मोनोसैकेराइड के बने हुए हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइसैकेराइड बोलते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर। अब मैं थोड़ा-सा एक बॉन्ड दिखाऊँगा कि डाइसैकेराइड के अंदर बॉन्ड कैसे बनता है। आपको होता है इस पोज़ीशन पे यहाँ OH और H होता है, सही बात है। उसका इधर OH, इधर OH, यहाँ
OH और इधर CH2OH, यही दिखता है। अरे बाकी सारी पोजीशन से मतलब नहीं है, फर्स्ट वाले से मतलब। अब सुनना जानते हैं एक और चीज़, कॉपी किया और ये सुनना जानते हैं। अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा कार्बन है? 4th, याद करना। ये C1 होता है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है। यहाँ पे क्या होगा? C1, C2, C3 और C4। यानी कार्बन नंबर 4 पर OH है और कार्बन नंबर फर्स्ट पे OH है। तो ये कार्बन नंबर 4 का OH और कार्बन नंबर फर्स्ट का OH, ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे। अब सुनना, जब भी कभी दो OH मिलेंगे ना, तो हमेशा क्या बाहर होगा? H2O, पानी। क्या बाहर हो जाएगा? पानी। तब सोचो, अगर मैं यहाँ से पानी एलिमिनेट करूँ तो क्या होगा? एक H यहाँ से चला जाएगा, एक H यहाँ से चला गया और यहाँ से पूरा OH चला गया। तो बचा क्या? सर बचा इसमें, ये देखो बीच में एक ऑक्सीजन बचा है इन दोनों के, और माइनस क्या हो गया है? H2। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या नाम है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाम याद रखना, क्लास 12th में काम आएगा और क्लास 11th में न्यूक्लिक एसिड में काम आएगा। यानी जब भी दो कार्बोहाइड्रेट के बीच में बॉन्ड बनता है, तो कौन सा बॉन्ड होता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अच्छा बताओ, किसके किसके बीच बना है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। इसलिए अगर आगे लिखा रहे 1,4 और डैश ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये 1,4 क्या बता रहा है? कि कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब पॉलीसेकेराइड आप पढ़ोगे तो वहां भी काम आएगा। अगर मैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोल रहा हूँ, 1,6 बोल रहा हूँ, तो आपको मतलब समझ आना चाहिए। 1,4 का मतलब फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन के बीच में है, 1,6 का मतलब फर्स्ट एंड सिक्स कार्बन के बीच में। क्लियर बात? तो इस तरीके से डाइसेकेराइड बनते हैं। क्या बनते हैं? इस तरीके से डाइसेकेराइड बनते हैं। क्लियर? अब आगे चल रहे हैं पॉलीसेकेराइड में। पॉलीसेकेराइड, पहले कुछ तो बात समझनी है कि पॉलीसेकेराइड हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहीं से आता है, टाइप वगैरह से, और ज़्यादा कहीं नहीं। ठीक, कार्बोहाइड्रेट डिटेल में ज़्यादा है, क्वेश्चन उतने नहीं आते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें तो इसकी दो कैटेगरी होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल और एक होते हैं स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट फूड का स्टोरेज करते हैं और कुछ लोग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर में हेल्प करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सेलुलोज। बताओ आपने कहाँ पढ़ा है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। सेल वॉल के स्ट्रक्चर में कौन होता है? केमिकल, सेलुलोज। तो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो सेल वॉल की फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम बात करें हेमी सेलुलोज, ये भी कहाँ होता है? सेल वॉल में होता है। आपने नाम सुना होगा काइटिन, किसी को याद है काइटिन कहाँ मिलता है? फंगस के सेल वॉल के अंदर मिलता है। तो ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। जो नाम आप अभी तक सुन रहे थे, वो क्या थे? सब कार्बोहाइड्रेट थे। ठीक, काइटिन। आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया के सेल वॉल में क्या मिलता है? पेप्टिडोग्लाइकन। सेकंड चैप्टर। इसको हम म्यूरिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूरिन। ये भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है। अगर बात करो पेक्टिन, सेल चैप्टर, क्या पढ़ा था? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की मिडिल लैमेला बनी होती है। ये सेल वॉल, जैसे ये सेल वॉल है, ये क्या है? सेल वॉल है, ये दूसरी सेल वॉल है, और इन दोनों सेल वॉल के बीच में कनेक्शन होता है, जैसे क्या बोलते हैं? मिडिल लैमेला। और इसमें कौन होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट होते हैं। क्या होते हैं? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट होते हैं। तो ये सब के सब क्या हैं? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर में हेल्प कर रहे हैं, या सेल के अंदर या किसी भी प्लांट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्ट्रक्चर बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इन्हें स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। जबकि स्टोर्ड फूड की अगर बात करूं, जैसे स्टार्च हो गया, आपने पढ़ा होगा प्लांट में फूड को स्टोरेज स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। हमारी बॉडी में कैसे करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। और एक चीज याद रखना है, इनुलिन। क्या याद रखना है? इनुलिन। इनुलिन भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है,
और इसमें भी हम क्या करते हैं, शुगर स्टोर करके यानी फूड स्टोर करके रखते हैं। नहीं, स्ट्रक्चर इनका नहीं पढ़ने हैं, बस नाम-नाम पढ़ने हैं। जैसे एक आइडिया आपको लग गया है कि सर इसमें क्या होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। जैसे आप अभी तक नाम पढ़ रहे थे, काइटिन सुन रहे थे, काइटिन क्या है? काइटिन एक शुगर है और कुछ नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या होगा इसके पास भाई? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। फंक्शनल ग्रुप या तो एल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा और बाकी सारे ग्रुप कैसे होंगे? ओएच, अल्कोहल होंगे। तो एक आइडिया लग गया कि स्ट्रक्चर दिखती कैसी होगी। हमें स्ट्रक्चर में नहीं जाना है, बट एक आइडिया बस लग रहा है आपको, ताकि हाँ, ये नाम जब आप सुनो तो आपको थोड़ा अजीब ना लगे क्या है, किस चीज़ की बात हो रही है। अगर आगे चलूँ तो मेरे पास जो पॉलीसैकेराइड होते हैं इनको और 2 कैटेगरी में बाँटा जाता है। और वो 2 कैटेगरी क्या है? एक है होमोपॉलीसैकेराइड और एक है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अगर हम होमोपॉलीसैकेराइड की बात करें तो मतलब यहाँ क्या होंगे? सेम यूनिट होंगी। मतलब जैसे मान लिया ये पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड में क्या होंगे? भैया 10 से ज़्यादा मोनोसैकेराइड मिलके बने होंगे। तो मान लिया 15 मोनोसैकेराइड हैं, तो 15 के 15 सब सेम होंगे। या तो सारे ग्लूकोज़ होंगे, या तो सारे फ्रक्टोज़ होंगे, या तो सारे गैलेक्टोज़ होंगे, यानी जो भी होगा सब सेम होगा। ठीक? अगर मैं इसके एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, तो इसके एग्ज़ाम्पल में याद रखना ग्लाइकोजन इसी के अंदर आता है, इनुलिन इसी के अंदर आता है, सेलुलोज़ इसी के अंदर आता है, काइटिन इसी के अंदर आता है। ये सब क्या है? होमोपॉलीसैकेराइड है। जबकि हेटेरोपॉलीसैकेराइड के अंदर यूनिट क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। 2 और मोर डिफरेंट यूनिट से बने होंगे। और इसकी अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्पल में सेलुलोज़ हो गया, सेलुलोज़ कह रहा हूँ, हेमीसेलुलोज़ हो गया, आपका पेक्टिन हो गया, इसके अलावा जो है उसको क्या बोलते थे? हिपैरिन। अच्छा, हिपैरिन नाम सुना है? हिपैरिन क्या करता है? ब्लड को क्लॉटिंग से रोकता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर ना क्लॉट कर जाए, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है। और हिपैरिन भी क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पेप्टिडोग्लाइकन है। ये सब क्या होते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं? हेटेरोपॉलीसैकेराइड होते हैं। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? वैसे अगर एग्ज़ाम्पल लिखना चाहो, एक छूट गया था यहाँ, स्टार्च। स्टार्च भी इसी का बना होता है। अगार आप लोगों ने नाम सुना कभी? हाँ भाई, किसी ने सुना अगार? अगार क्या होता है? आपको याद हो तो आई थिंक चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम में जो रेड एल्गी थी, वो क्या बनाती थी? अगार। उसका आइसक्रीम और जेलीज़ बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। वो अगार क्या था? अगार भी पॉलीसैकेराइड है और अगार कहाँ आता है? यहाँ आता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हाइलुरोनिक एसिड सुना है? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, सीमेंटिंग का काम होता है उसका। और हाइलुरोनिक एसिड भी एक पॉलीसैकेराइड होता है, हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो अगर आपको इससे कुछ पता चला तो आपको क्या लग रहा है? हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप जितने भी नाम अभी तक सुनते आ रहे हो, तो लगभग सारे के सारे क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट ही तो हैं। चाहे किसी की सेल वॉल की बात कर लो,
चाहे किसी के अंदर स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, चाहे कहीं फूड स्टोरेज करना हो, चाहे कहीं पर लिंकिंग यानी ग्लू करने का, चिपकाने का काम हो, 2 चीज़ों को जोड़ने का काम हो, तो हर जगह पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है। तो हमने पॉलीसैकेराइड के बेसिकली 2 टाइप देख लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ पहले तो कि मोनोमर उनके कौन-कौन से हैं, सेम हैं या अलग हैं और एक दूसरा हमने देखा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब जो है, अगली क्लास में हमें थोड़ा स्टार्च और ग्लाइकोजन के बारे में पढ़ना है। स्टार्च और ग्लाइकोजन को पढ़ के ये पॉलीसैकेराइड वाला टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लिक एसिड। क्या स्टार्ट करेंगे? न्यूक्लिक एसिड दैट इज़ डीएनए एंड आरएनए, ठीक है ना? तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी अगली क्लास में मिलेंगे।